हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में एक आपका जो टॉपिक था कॉन्स्टिट्यूशन एंड नीड फॉर लॉज, इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमने अपने फर्स्ट वीडियो में जो इसका जो पार्ट 1 था कॉन्स्टिट्यूशन एंड नीड फॉर लॉज, इसका जो पार्ट 1 था हमने इस चैप्टर को उसमें हाफ ही डिस्कस कर पाए थे। तो आज इसका हम जो हमारा लास्ट जो हमारा रिमेन था, जो रह गया था, आज हम इस पूरे टॉपिक को इसमें डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। तो आज हम इस टॉपिक में फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में जानेंगे। क्योंकि फ़र्स्ट पार्ट में हमने जो हमारे वीडियो का फर्स्ट पार्ट था, हमने उसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स हैं, फीचर्स हैं, उनके बारे में जाना था। तो आज हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए बात करेंगे। जो हमारे राइट्स और जो ड्यूटीज़ हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फंडामेंटल राइट्स के लिए अगर हम बात करें तो वो हमें राइट्स हमारी प्रोटेक्शन के लिए मिलते हैं, ताकि हम अपना एक इंडिविजुअली डेवलप कर सकें, अपने आप को ग्रोथ कर सकें। अब वहीं अगर हम ड्यूटीज़ के लिए बात करें तो हर राइट के साथ में एक कॉरेस्पॉन्डिंग ड्यूटी जुड़ी हुई होती है। जो कि राइट्स हमें पता है कि अपने अकेले में राइट्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते, आइसोलेशन में बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर हम एग्जांपल के लिए बात करें, फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें मिला हुआ है। हमें फ्रीडम में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो अगर हमें मिला हुआ है, उसके अंडर हम अपनी स्पीच में बोल सकते हैं, हम अपनी स्पीच दे सकते हैं। लेकिन हमें वहीं पर एक ड्यूटी जुड़ी हुई होती है हमारे साथ में कि हम किसी की फीलिंग को हर्ट नहीं कर सकते। हमें ये चीज़ जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है वो ये चीज़ अलाउ नहीं करती कि जब हम कोई भी स्पीच दे रहे हैं तो हम किसी दूसरे बंदे को, दूसरी पर्सन को हम उसमें हर्ट करें, या फिर हम उसमें इस तरह का कुछ स्पीच दें और जिसकी वजह से कुछ रियॉट्स हो जाएं, लाइक दंगे हो जाएं, और इस तरीके का कुछ भी वायलेशन क्रिएट हो जाए। तो ये जो हमारे राइट्स और जो ड्यूटीज़ हैं दे आर इंटरलिंक्ड, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब अगर हम 42वें अमेंडमेंट की बात करें, जो हमारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट था, जो कि 1976 में आया था, उसमें एक न्यू चैप्टर जोड़ा गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। एंड आर्टिकल 51A वो कहता है, स्पीक ऑफ 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ सिटीज़न ऑफ इंडिया। वो जो आर्टिकल 51A है वो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताता है कि जो सिटीज़न है हम इंडिया के, जो हम नागरिक हैं इंडिया के, तो नागरिक होने के नाते हमारे अपनी कुछ ड्यूटीज़ बनती हैं देश के लिए, कंट्री के लिए। अब वो कुछ इस प्रकार से आ जाती हैं। नंबर 1 पर आती है कि एक तो हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दूसरा, हमारे जो इससे जुड़े हुए जो आइडियल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, हमें इन सभी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एंड नंबर 2 पर आता है जो नोबल आइडियल्स हैं, हमारे जो आदर्श हैं, जो महान आदर्श हैं हमारे, जो हमें फ्रीडम स्ट्रगल जिन लोगों ने किया था, हमारा जो नेशनल की फ्रीडम के लिए, तो उन्होंने जब स्ट्रगल किया था तो उनकी भी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दूसरा, हमें अपनी जो हमारी सॉवरेनिटी है, संप्रभुता जिसे हम कहते हैं, यूनिटी है, जो हमारी इंटीग्रिटी जिसको हम अखंडता बोलते हैं, इन सब चीज़ों को हमें अपहोल्ड करके रखना चाहिए, इन्हें प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, सो दैट कोई भी बाहर का कंट्री इस पर दोबारा से किसी तरीके का कोई कब्ज़ा ना कर सके और नुकसान ना पहुंचा सके हमारी कंट्री को। नंबर 4 पर आता है कि हमें अपनी कंट्री को डिफेंड करना चाहिए, और जो हमारी नेशनल सर्विसेज हैं उनमें भी हमें समय पर जाना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा नंबर 5 पर आता है वो ये आता है कि हमें एकता को प्रमोट करना चाहिए, हार्मनी को प्रमोट करना चाहिए, शांति से हमें रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए, और जो हमारे ब्रदरहुड की जो एक कॉमन स्पिरिट है उसको बढ़ावा देना चाहिए। जो एक वुमेंस की जो डिग्निटी है, जो औरतों की उनकी जो एक रिस्पेक्ट है, उनकी डिग्निटी है, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसको प्रमोट करना चाहिए। एंड नंबर 6 पर आता है हमारा जो हमारी वैल्यूज़ हैं, जो हमारा कल्चरल हेरिटेज है, जो हमें विरासत में मिला है, उसको भी हमें प्रिजर्व करना चाहिए और अपने उनकी वैल्यू भी करनी चाहिए।
नंबर 7 पर आता है कि हमें जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको भी प्रोटेक्ट करना हमारी ड्यूटी बनती है। ऐसा नहीं है कि हमें अपने एनवायरनमेंट को गंदा करना चाहिए या हमें इधर उधर कूड़ा फेंकना चाहिए, नहीं। अगर हमें फ्रीडम मिली हुई है, अगर हमें इक्वालिटी मिली हुई है, अगर हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, तो हमें उनके साथ साथ हमारी ये ड्यूटी भी बनती है कि हम अपने कंट्री को गंदा ना करें एंड उसमें कोई गंदगी ना फैलाएं, ताकि नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें, उसको इम्प्रूव कर सकें। और जो हमारे लिविंग क्रिएचर्स हैं, चाहे वो छोटा सा कोई इंसेक्ट है या फिर कोई बहुत बड़ा कोई जो एनिमल्स हैं या कोई बर्ड्स हैं, जो भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, उनके लिए हमारे मन में एक कंपैशन होना चाहिए, एक दया होनी चाहिए। एंड नंबर 8 पर हमारा आता है कि जो हमें क्या करना चाहिए, एक तो हमें ह्यूमैनिज़्म को बढ़ावा देना चाहिए, साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना चाहिए, और जो इंक्वायरी है हमारी स्पिरिट, उसको भी बढ़ाना चाहिए, रिफॉर्म करने चाहिए समय समय पर। अगर हमें कुछ लगता है हमारी सोसाइटी में कुछ सोशल इविल्स हैं, तो उनके लिए भी सुधार के लिए हमें कुछ अपने आइडिया देने चाहिए गवर्नमेंट को, और हमें उसके लिए भी आगे कदम भी उठाने चाहिए। हम इंडिविजुअली भी कदम उठा सकते हैं उनके लिए। एंड नंबर 10 पर आता है कि हमें एक्सीलेंस की तरफ बढ़ना है। अगर हमें अपने नेशनल को, अपने कंट्री को, अगर हमें एक हाई लेवल की अचीवमेंट देनी है, तो हमें सभी को इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली दोनों तरीके से हमें हर तरफ में अपना योगदान देना चाहिए, अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, हर तरह से, जिस तरह से हम दे सकें, चाहे जितना भी हम दे सकें। और लास्ट में आता है कि हम सभी की ड्यूटी होगी कि हम एज अ पेरेंट, एज अ गार्जियन, हमारी जो अपॉर्चुनिटी है, एजुकेशन की जो अपॉर्चुनिटी है, हम अपने बच्चों को दें। जो भी हमारे बच्चे हैं, हमारी ये ड्यूटी बनती है कि उनको एजुकेशन ज़रूर मिले। जो भी हमारे 6 और से 14 साल के जो बच्चे हैं, उनको कोई इस तरह का कोई चाइल्ड लेबर के उसमें ट्रीट ना किया जाए, क्योंकि ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंडर आता है। अगर कोई 6 से 14 साल का बच्चा वर्क करता है तो दैट इज़ द चाइल्ड लेबर। तो अगर हम बात करें तो हर एक इंसान को, हर एक बच्चे को, 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं हमारे, उनको राइट है उनको अपनी एजुकेशन लेने का। तो ये सभी की ड्यूटी बन जाती है। और ये 2002 में जब 86th अमेंडमेंट आया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये हम वही है हमारा, जिसमें हमारा एजुकेशन फॉर ऑल आया था, एजुकेशन फॉर स्टूडेंट, एजुकेशन फॉर किड्स। ये हमारा एक 86th अमेंडमेंट के अंडर आया था। तो जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दी हुई हैं, वो कुछ पर्पस हैं इनके पीछे, जो क्यों दी गई हैं हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़। क्योंकि राइट्स के, जैसे मैंने भी बोला कि राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर इंटरलिंक्ड, क्योंकि अगर हमें राइट्स मिले हुए हैं तो हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी बन जाती हैं। नंबर 1 पर आता है इसका क्या पर्पज़ है। पर्पज़ इसका नंबर 1 पर है कि ये हमें जो हमारे नोबल आइडियल्स हैं, ये हमें बताता है कि हमें उन्हें नहीं भूलना चाहिए। जो हमारे लीडर्स थे, जिन्होंने हमें इंस्पायर किया, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद, और ऐसे ही बहुत सारे हमारे फ्रीडम स्ट्रगलर थे जिन्होंने आज़ादी के लिए इतना स्ट्रगल किया, और जिनकी वजह से आज हमें ये आज़ादी मिली है। तो हमें इनको भूलना नहीं चाहिए। ये इसके पीछे एक ये बहुत बड़ा कारण हो जाता है कि जिसकी वजह से हमें ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ मिली हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कि जो हमारी ड्यूटीज़ हैं, ये हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक देशभक्ति को भर देती हैं, पैट्रियटिज़म को भरती हैं, हमारे अपने कंट्री के लिए लॉयल्टी को बताती हैं हमें कि हमें अपनी कंट्री के लिए लॉयल होना चाहिए, वफ़ादार होना चाहिए, हमें अपने लिए देशभक्त भी रहना चाहिए। एंड नंबर 3 पे हमारा जो पर्पस आता है वो ये आता है कि जो ये ड्यूटी हैं ये हमें याद दिलाती हैं कि एनवायरनमेंट और एक स्वस्थ के बीच में क्या रिलेशन है, हमें बताती है, उसके बारे में लिंक बताती हैं ये ड्यूटी। क्योंकि हमारा जो हमारी ड्यूटी आ जाती है नंबर 7 पे कि हमें अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को सेफ रखना चाहिए, उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो ये जो हमारी एक ड्यूटी आ जाती है, ये इसी के बारे में हमें बताती है कि हमें अपने एनवायरनमेंट को सेफ रखना चाहिए, उसे प्रोटेक्ट रखना चाहिए। एंड जो लास्ट आती है हमारी ड्यूटी, वो ये हमें बताती है कि हमें अपनी सोसाइटी के प्रोग्रेस के लिए भी कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, चाहे वो इंडिविजुअली है या फिर कलेक्टिवली है। तो हमें अपनी सोसाइटी के साथ में अपने कंट्री के लिए भी कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए और करना भी चाहिए।
तो ये एक एसेंशियल सी चीज़ है। अगर हम हार्मनी के साथ में रहेंगे, पीस के साथ में रहेंगे, एकता और शांति अगर हमारे बीच में बनी रहेगी तो हमारी जो कंट्री है वो बहुत ही अच्छे से प्रोग्रेस कर पाएगी। आगे बारी आती है हमारे रूल ऑफ लॉ के लिए कि रूल ऑफ लॉ क्या है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो इसी के बारे में है, नीड फॉर लॉज। दैट मीन्स हमने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए तो डिस्कस कर लिया है, अब बारी आती है रूल ऑफ लॉ की। जो रूल ऑफ लॉ, अगर हम बात करें अपने इंडिया की, तो हमारा जो इंडिया है, हमारा जो कंट्री है, ये दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है। और जो रूल ऑफ लॉ है ये इसी डेमोक्रेटिक की एक फाउंडेशन है, एक जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसी की एक फाउंडेशन है। इसका मतलब होता है कि ऑल सिटीजन्स आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। दैट मीन्स जो हर नागरिक है वो लॉ के सामने, जो हमारी कानून की जो नज़र है उसके सामने सभी इक्वल हैं, सभी बराबर हैं, ना कोई छोटा है ना बड़ा है, ना कोई अमीर है ना गरीब है। जो स्टेट है वो कभी भी अपने सिटीजन्स के साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता ऑन द बेसिस ऑफ अगर कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सेक्स, और कोई भी अगर सोशल या फाइनेंशियली अगर उनका स्टेटस है। जैसे कि मैंने आपको बताया, चाहे कोई भी उनका रिलीजन है, कास्ट है, कोई भी है, जाति, कोई भी उनका वर्ग है, कोई भी उनका जेंडर है, चाहे वो मेल है, फीमेल है, या फिर उनका फाइनेंशियली स्टेटस चाहे जो भी है, चाहे वो अमीर है या गरीब है, या फिर सोशल स्टेटस उनका कुछ भी है, डजेंट मैटर। दैट मीन्स कंक्लूज़न ये होता है कि जितने भी हमारे जो हम सिटीजन्स हैं इंडिया के, सभी ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉस। कानून की नज़र में सब बराबर हैं, एंड नो वन इज़ अबव द लॉ। और इसका मतलब क्या होता है कि कानून के उससे ऊपर कोई नहीं है, सब उसके सामने बराबर हैं, लेकिन कानून से ऊपर भी कोई नहीं है, ना तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और ना ही कोई रिच इंडिविजुअल। दैट मीन्स कोई अगर अमीर भी है तो भी वो कानून से ऊपर नहीं है, या फिर अगर कोई गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल कोई भी मेंबर है तो वो भी गवर्नमेंट लॉ से ऊपर नहीं है। जो हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेट ऑफ रूल्स हैं एंड जो लॉज हैं उन्हीं के बेसिस पर चलती है। एंड क्योंकि उनका अपना कोई ऐसा नहीं है, कोई अब वो अपने एक सडन डिज़ायर के ऊपर नहीं चलती, या फिर अगर हम बात करें किसी पर्टिकुलर पर्सन की इच्छा के ऊपर, डिज़ायर के ऊपर नहीं चलती कि उसको किस तरीके से जीना है या किस तरीके से कंट्री चलानी है। नहीं, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो कंट्री है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेट ऑफ रूल्स दिए गए हैं, जो लॉ दिए गए हैं, सेट ऑफ रूल्स एंड लॉज दिए गए हैं, उन्हीं के बेसिस पर हमारी जो गवर्नमेंट है वो चलती है, ना कि किसी डिक्टेटर और लीडर की विम्स पर या फिर उनकी डिज़ायर्स पर या उनके चेंज ऑफ माइंड पर नहीं चलती। तो रूल ऑफ लॉ जो है ये सबसे पहले हमारे इंडिया में इसको जब इंट्रोड्यूस करवाया गया था तो ये ब्रिटिश ने ही इसको इंट्रोड्यूस किया था। एंड अगर हम आफ्टर इंडिपेंडेंस के लिए बात करें तो इसका जो मतलब था वो ये हो गया था, इक्वालिटी एंड रूल ऑफ लॉ। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेडरॉक जो माना गया था, उसका जो बेस माना गया था, वो ये माना गया था कि रूल ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी को माना गया आफ्टर इंडिपेंडेंस। एंड जो लॉज हैं हमारे वो भी फ्रेम किए गए इन ऑर्डर टू अप्रूव द, दैट मीन्स जो हमारी सोशल, जो हमारी सोसाइटी की कुछ सामाजिक जो बुराइयां थी उनको उखाड़ने के लिए भी इसको कुछ कानून बनाए गए इसमें। एंड जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, वो जो हमारे कुछ सोशल इविल्स लाइक अनटचेबिलिटी जो है, एंड जो सती प्रथा थी, सती प्रथा, दैट मीन्स अगर किसी विमेन का अगर हस्बैंड डाइड हो जाता था तो उसको उसी के साथ में जला दिया जाता था। तो ये एक बहुत ही गलत प्रथा थी, उसको उसके साथ में जिंदा जलाया जाता था। तो ये जो इस तरह की जो हमारे यहाँ पर इविल्स थी उनको ख़त्म करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नए लॉज बनाए गए, और हमारी सोसाइटी को जितनी भी और जो हमारे इविल्स ऑफ लाइक डॉरी है, अल्कोहलिज्म है, फीमेल फर्टिसाइड है, इस तरह की जो भी बुराइयां हैं हमारी, उनको ख़त्म करने के लिए इस तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ बनाए गए। तो जो लॉ की ज़रूरत है वो इन सब चीज़ों से लड़ने के लिए बहुत ज़रूरत पड़ जाती है, हमारी लॉ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि ये जो सोशल इवल्स होती हैं इनको ख़त्म करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कानून हमारे लिए। आगे बारी आती है डॉरी। दैट मीन्स जो दहेज हम कहते हैं।
अब बात करते हैं कि भाई दहेज क्या होता है। दहेज आपने हमने सभी ने देखा है स्टूडेंट्स की, जब हम किसी की शादी में जाते हैं तो जो लड़की के पेरेंट्स होते हैं वो लड़के वालों को कुछ सामान एज अ गिफ्ट करते हैं कि ताकि उनकी जो बेटी है उसकी जो आगे हाउस होल्ड लाइफ है, जो डोमेस्टिक लाइफ है, वो अच्छे से चल सके, वो उन चीज़ों को इस्तेमाल कर सके। तो दैट इज़ द डॉरी। अब हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस चीज़ को बहुत ही बिल्कुल डिनाई करता है, रिजेक्ट करता है कि जो डॉरी सिस्टम है वो नहीं होना चाहिए हमारी सोसाइटी में। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये कि कहीं ना कहीं जो एक औरत की जो डिग्निटी है उसके ऊपर एक तरीके से ये आहत देता है, नुकसान देता है उसको। तो इसीलिए इसको रोकने के लिए हमारे कंट्री में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट यूज़ किया गया था, 1961 में बनाया गया था। इस एक्ट के अंडर दहेज लेना और देना दोनों ही ऑफेंस है। एंड इस एक्ट के अगर हम अमेंडमेंट की बात करें तो वो धीरे धीरे अमेंडमेंट में सब्सिक्वेंट जो धीरे धीरे सालों में बहुत सारे चेंजेस भी आए हैं इसमें। और अगर कोई भी जो विमेन को, अगर कोई भी उसको डॉरी से रिलेटेड, दहेज से रिलेटेड अगर कोई उसको हैरेसमेंट करता है, दैट मीन्स उसको एक्सप्लॉइट करता है, उसको परेशान करता है औरत को, तो ये एक ऑफेंस हो जाता है। और इसके लिए, और अगर वो हैरेसमेंट बढ़ जाता है तो इसके लिए 3 साल की इम्प्रिजनमेंट, दैट मीन्स सज़ा का प्रावधान है हमारे यहाँ पर। एंड जो गिल्टी है उस गिल्टी पर्सन को साथ में फ़ाइन भी देना पड़ जाता है कई बार। एंड अगर डॉरी केसेस में अगर किसी भी ब्राइड की, किसी भी लेडी की अगर हैरेसमेंट के दौरान जब उसको दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, लाइक उसको बर्न किया जा रहा है, जला दिया जाता है कई बारी, या किसी और तरीके से अगर उसको मार दिया जाता है, तो उसमें उम्र भर की सज़ा का भी प्रावधान है। जो उसके लिए कम से कम ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम उसको 10 साल से की तो सज़ा है ही। एंड बाकी उसकी डिपेंड करता है उसका किस तरीके का जो मैटर है, सज़ा को उसको बढ़ा भी दिया जाता है कई बारी, जो उसकी इम्प्रिजनमेंट है उसको बढ़ा भी दिया जाता है। तो जो एक्चुअल पोजीशन है अगर हम देखें तो हालांकि गिविंग और टेकिंग जो भी है, लेना और जो देना है, वो अभी भी चलता हुआ आ रहा है और बहुत पुराने समय से ये चीज़ चली हुई आ रही है। पुराने अगर हम टाइम की बात करें तो उस टाइम पर जो लोग थे वो अपनी सोसाइटी में एक अपनी पोजीशन को बनाने के लिए दिया करते थे, ये सब कुछ अपने बेटी को दिया करते थे कि भाई उनकी एक पोजीशन बनी रहेगी, और जस्ट एज अ गिफ्ट दिया करते थे। बट वो धीरे 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 इस चीज़ को एक ट्रेडिशन बना दिया गया है हमारी कंट्री में। तो जो ब्राइड्स होती हैं वो कई बारी हैरेसमेंट के दौरान जो उसके इन लॉज होते हैं, जो उसके ससुराल वाले जो होते हैं लड़की के, वो उसको कई बारी जला देते हैं और उसको इस तरीके से सिचुएशन को दिखाते हैं कि वो एक सुसाइड कमिट किया है उस ब्राइड ने, उस दुल्हन ने, उस लड़की ने। तो इस तरह से कॉन्टीन्यूसली अगर हम देखें तो आज भी बहुत सारे ऐसे केसेस हमें देखने को और सुनने को मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पर ये एक्ट बनाया गया था, डॉरी एक्ट, जो कि दहेज प्रथा को रोकने के लिए ही बनाया गया था। आगे है हमारा लॉज एंड डिसेंट। लॉज एंड डिसेंट, लॉज का मतलब कानून, और जो डिसेंट है दैट मीन्स एग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट। दैट मीन्स अगर हम देखें कि जो लॉ है, जो कानून है, तो वो हमारे लिए बहुत ही एक एसेंशियल फंक्शन है, एसेंशियल चीज़ है हमारे लिए, हमारी सोसाइटी को बहुत ही स्मूथ फंक्शनिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हमारी कंट्री में अगर हमें ऑर्डर को मेंटेन करना है तो लॉ ज़रूरी है। हालांकि अगर हम देखें तो जहाँ पर भी हम देखते हैं वहाँ पर कानून है और उसके साथ में एक ऑपोजिशन भी बाउंड होती है, क्योंकि कानून के साथ साथ ओबेइंग, उसको पालन करना भी बहुत ज़रूरी है उसके साथ साथ। क्योंकि अगर हमें अपनी सोसाइटी की प्रोग्रेस करनी है तो हमें जो लॉ एंड ऑर्डर होता है उसको मानना चाहिए। लेकिन अगर कभी कोई पर्टिकुलर कोई कानून अगर नहीं मानता है कोई, और या फिर एक इंटरेस्ट, लार्जेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल हो जाता है कि बहुत सारे लोग एक इस चीज़ को नहीं मानते, तो वो एक तरीके का डिसएग्रीमेंट होता है जिसको हम ऑपोजिशन बोल देते हैं। दैट मीन्स कई बार इस तरह के कानून आ जाते हैं कि लोग उनको जल्दी से मानना नहीं चाहते या मानते नहीं हैं। तो दैट इज़ द डिसएग्रीमेंट और डिसेंट। आगे आता है ब्रेकिंग ऑफ द सॉल्ट लॉ।
अगर हम फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान की बात करें तो जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने नॉन कॉपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस जो मोमेंट थे उसको बहुत ही टेक्निक से उन्होंने इसको रिस्टोर किया था ब्रिटिश रूलर्स के अगेंस्ट। एंड दैट मीन्स नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था उसमें ये था कि उनका अंग्रेज़ों का किसी भी तरीके से साथ नहीं देना। एंड जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था दैट मीन्स जो उन्होंने ऑर्डर निकाला उसमें उसको ना मानना, दैट मीन्स डिसओबीडियंस दैट मीन ना मानना लोगों के द्वारा। तो जो सिविल डिसओबीडियंस जो मोमेंट था इसमें कुछ एक ब्रेकिंग ऑफ द सॉल्ट लॉ भी इन्वॉल्व था। और इसमें जो फॉरेन की जो गुड्स थी, जो क्लॉथ्स थे, जो सामान था उसके लिए बाइकट के लिए उसमें बोला गया था जो लोग थे, जो ब्रिटिश गुड्स थे किसी भी तरह की, चाहे वो कपड़े है या फिर कोई और सामान है, उसको यूज़ करने से उन लोगों ने मना कर दिया था कि हम अब जो ब्रिटिश का सामान है, जो अंग्रेज़ों का सामान है, हम उसे यूज़ नहीं करेंगे। तो ये एक सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के अंडर था, ये इन्वॉल्व था ये एक्टिविटीज़। एंड उसमें अंग्रेज़ों ने जो सॉल्ट मेकिंग थे, जो लोग हमारे जो समुद्र के किनारे वो सॉल्ट बनाते थे, तो उस पर उन्होंने अपना कब्ज़ा कर लिया था और उन्होंने वहाँ पर अनाउंस कर दिया कि कोई भी जो इंडियन है। आगे बारी आती है ब्रेकिंग ऑफ द सॉल्ट लॉ। अगर हम फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान की बात करें तो क्योंकि ब्रेकिंग ऑफ द सॉल्ट लॉ ये उसी टाइम का मोमेंट है, उसी टाइम किया गया था। महात्मा गांधी जो थे उन्होंने अपनी नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसओबीडियंस जो थी ब्रिटिश रूलर्स के अगेंस्ट, इन अपनी टेक्निक्स को बहुत ही अच्छे से रिस्टोर किया था। सिविल डिसओबीडियंस जो मोमेंट था इसमें ब्रेकिंग ऑफ द सॉल्ट लॉ एंड फॉरेन गुड्स को बाइकट किया गया था। ये चीज़ें उसमें, ये एक्टिविटीज़ उसमें इन्वॉल्व थी। एंड सॉल्ट का बनाना जो था एक मोनोपोलाई कर दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर। दैट मीन्स क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट का कब्ज़ा हो गया था उस पर, तो उन्होंने हमारे इंडियंस को मना कर दिया था कि कोई भी इंडियन वहाँ पर अलाउ नहीं होगा नमक बनाने के लिए। तो महात्मा गांधी ने इस लॉ को, इस सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए इसको डिसाइड किया उन्होंने। और जो उनका सिविल डिसओबीडियंस का जो एजेंडा था, ये एक उनकी एजेंडा में से एक, उनमें से एक पॉइंट था कि उनको ये करना है, ये जो लॉ है ये तोड़ना है उनको, सॉल्ट लॉ। तो 12 मार्च 1930 को उन्होंने अपने फॉलोअर्स के साथ में साबरमती आश्रम से दांडी तक, दांडी जो कि एक गांव था गुजरात कोस्ट पर सिचुएटेड था, वहाँ तक उन्होंने अपनी एक मार्च की, पद यात्रा जिसको हम बोलते हैं, उन्होंने इतनी दूर तक वो पैदल यात्रा की थी। और वो 5 अप्रैल को दांडी पहुँचे एंड 6 अप्रैल की मॉर्निंग में उन्होंने सॉल्ट लॉ तोड़ दिया था। उन्होंने मुट्ठी भर नमक ले करके इस नमक कानून को, इस सॉल्ट लॉ को उन्होंने तोड़ दिया था। और एक ये सिंबल था कि वो अब एक डिफेंस का सिंबल था कि अब वो ब्रिटिश रूलर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। और जो सिविल डिसओबीडियंस जो मोमेंट था ये हमारे कंट्री के, हमारे देश के काफ़ी सारे पार्ट में धीरे धीरे फैलने लगा था। और जो सॉल्ट बनाना, और अगर हम देखें, और जो वायलेशन थी वो दूसरी जगहों पर भी, देश के दूसरे पार्ट में भी धीरे धीरे फैलने लगी थी। आगे बारी आती है डिफेंस ऑफ लॉ में। डिफेंस ऑफ लॉ जो है हमारा, अगर हम देखें जो लॉ है, लॉ हमें गारंटी करता है इस बात की, स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर की, कि हमारी कंट्री में स्टेबिलिटी और ऑर्डर दोनों ही चीज़ हैं। तो हालांकि अगर देखें तो जो डिफेंस ऑफ लॉ है वो जनरली अप्रूव नहीं था। लेकिन जो ब्रिटिश थे उन्होंने बहुत सारे ऐसे कानून बनाए थे जिसकी वजह से ये डिफेंस ऑफ लॉ बनाया गया था। क्योंकि वो ब्रिटिश रूलर्स के अगेंस्ट जब हमारे कंट्री के, हमारे सोसाइटी के बहुत, लगभग सभी लोगों ने, हमारे जो ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी थे, जब उन लोगों ने फॉरेन रूलर्स के अगेंस्ट जब उन्होंने आवाज़ उठाई, अपने गुस्से को जब उन्होंने, गुस्से के रूप में जब उन्होंने आवाज़ उठाई, उन्होंने अपना गुस्सा दिखाया, तो वो एक बहुत ही ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स था, बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स था डिफेंस ऑफ लॉ का। एंड
बहुत ही एक अच्छा सा एग्जाम्पल भी उस टाइम के लिए देखने को मिलता है। एंड जो ये डिसएग्रीमेंट है एक एक्सप्रेशन है डिसेंट का, कि एक जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है ये उसी का एक इंटीग्रल पार्ट होता है, उसी का एक इंटीग्रल पार्ट माना जाता है। एंड इसका कारण ये है कि बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हम देखने को मिलते हैं कि जब इंडिविजुअली या फिर कोई ग्रुप में जो लोग होते हैं वो अपनी आवाज़ को उठाते हैं, आवाज़ को उठाते हैं डिसेंट में, दैट मीन्स ऑपोजिशन में, कि वो रूल्स के अगेंस्ट हैं, जो भी रूल्स और रेगुलेशंस जो बनाए गए हैं वो उनके अगेंस्ट हैं, एक ऑपोजिशन का वर्क करते हैं। हालांकि हम इस चीज़ के लिए कहना चाहते हैं कि जो हम सिटीजन्स हैं हमें वायलेशन को अवॉइड करना चाहिए, और इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं हमें उनके लिए भी अवॉइड होना चाहिए, कि वायलेशन की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, उनमें पार्टिसिपेट करने से अपने आप को अवॉइड रखना चाहिए। एंड हमें ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, अगर हम किसी भी चीज़ को, अगर हमें कोई रूल्स या रेगुलेशन के अगेंस्ट हमें जाना है, अगर वो हमें नहीं ठीक लगते, कि वो रूल्स और रेगुलेशन हमारे लिए ठीक नहीं है, तो हम उन्हें पीसफुली मैनर्स में उसके अगेंस्ट हम आवाज़ उठा सकते हैं। जो गवर्नमेंट का डिसीज़न है हम उसके अगेंस्ट आवाज़ उठा सकते हैं बहुत ही पीसफुली मैनर्स में। और अगर हम पीसफुली मैनर में अपनी आवाज़ उठाते हैं, दैट विल बी मोर इन्फ्लुएंस देन द वॉल्यूशन ऑन द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। तो अगर हम पीसफुली मैनर्स में ही, हमें अगर कोई भी अपना प्रोटेस्ट करना है तो हमें वो पीसफुली मैनर में ही करना चाहिए। आगे है नेक्स्ट एंटी लिक्वर एजिटेशन। जो हम सभी को पता है जो लिक्वर होता है, जो शराब होती है, वो उसका जो कंजप्शन होता है वो कितना ही हज़ार्डस होता है, बहुत ही नुकसानदायक होता है, और बहुत सारे घरों को भी बर्बाद कर देता है, और जो गरीब हैं उनको और गरीब बना देता है। क्योंकि जो शराब की जब किसी को लत लग जाती है तो ये बहुत ही एक डोमेस्टिक वायलेंस का भी कारण हो जाती है। एंड अगर हम इसके इम्पैक्ट की बात करें तो हमें पता ही है कितने सारे इसके इम्पैक्ट होते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस हो जाती है, फैमिलीज़ की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत ही पुअर हो जाती है। तो अगर इसीलिए इसके लिए हमारे यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम्स भी चलाए जाते हैं इसे रोकने के लिए। जब महात्मा गांधी ने इसके लिए कुछ इंटॉक्सिकेटिंग जो ड्रिंक्स है इसके अगेंस्ट कुछ प्रोग्राम्स भी चलाए थे, महात्मा गांधी के जो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम थे उनके लिए। अगर आर्टिकल 47 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि इसके लिए ऐसे एफ़र्ट्स करने चाहिए कि जो इसका जो कंजप्शन है या फिर इसी तरह के कोई हार्मफुल ड्रग्स हैं उनको ख़त्म करने के लिए एफ़र्ट्स करने चाहिए, उनको रोकने के लिए, उनके कंजप्शन को रोकने के लिए एफ़र्ट्स करने चाहिए। जो आर्टिकल है वो एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल पर वर्क करता है। हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है कि हमारी इंडिया के जो लोग हैं वो एक पब्लिक हेल्थ जो है हमारी वो हेल्दी लोग होने चाहिए, और एक लिविंग जो उनका स्टाइल है एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो उसी के अंडर हमारी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो वर्क करते हैं। अब बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे और स्टेट्स हैं जिन्होंने अपने एफ़र्ट्स को लगा करके इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल के पर इम्प्लीमेंट किया है, और जो कि इस कंजप्शन पर बिल्कुल ही रोक लगा देते हैं और इसको बिल्कुल ही इलीगल मानते हैं। ऐसा ही एक एग्ज़ाम्पल है गुजरात, जहाँ पर उनके लिए कंजप्शन पर बिल्कुल बैन कर दिया गया है इसको। वहाँ पर गुजरात में इसको मेकिंग, सेलिंग, कंज्यूमिंग सब कुछ इलीगल माना जाता है, वहाँ पर प्रोहाइब्स माना जाता है। एंड 1970s एंड 80s की अगर हम बात करें तो एक स्ट्रॉन्ग एंटी अल्कोहल मूवमेंट चलाया गया था तमिलनाडु में एंड हरियाणा एंड बहुत सारे महाराष्ट्र के भी जो पार्ट्स थे वहाँ पर चलाए गए थे। तो और इसी तरह के मोमेंट देखने को मिले थे उस टाइम पर आंध्र प्रदेश में, जो कि 1990s के बहुत ही शुरुआत में देखने को मिले थे। एंड आंध्र प्रदेश में जो औरतें थी वहाँ पे उन शॉप्स पे जाके खड़ी हो गई थी। उनका जो मोमेंट करने का तरीका था वो कंजप्शन की जो लिक्वर कंज्यूम की जो शॉप्स थी वहाँ पर खड़ी हो गई थी वहाँ पर। एंड जो कंजप्शन है अल्कोहल का, बिहार में भी इसको प्रोहाइबिटेड किया गया है 2016 में, और इसी तरह के और भी स्टेट हैं जहाँ पर लोग हमारी जो गवर्नमेंट है वो ये सोच रही है कि इसी तरह के हमें भी इसको प्रोहाइबिटेड करना चाहिए।
तो एंटी लिक्वर एजिटेशन का अगर हम देखें तो बहुत ही एक इमीडिएट इम्पैक्ट देखने को मिलता है। माना कि ये बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं होता, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है वो सोचने पे मजबूर होती है कि हमें इसको बिल्कुल इतनी ज़्यादा इसको पीने की हमें अनुमति नहीं देनी चाहिए, अलाउ नहीं करना चाहिए। एंड हालांकि देखें तो सब कुछ बंद नहीं हो पाता है। तो जो कंजप्शन है लिक्वर का, हमें अपने आसपास के लोगों को समझाना चाहिए कि दैट इज़ वेरी बैड फॉर देयर फैमिली एंड देयर फॉर इंडिविजुअल ऑल्सो। कम्युनिटी होती हैं, एफर्ट्स ऑफ द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ टू रियलाइज देयर राइट्स, दैट मीन्स जो उनको राइट्स दिए गए हैं उनको रियलाइजेशन क्या है, उनका एफर्ट्स किए गए हैं उनके लिए। अब मार्जिनलाइज्ड ग्रुप की अगर हम बात करें या कम्युनिटी की बात करें तो ये कुछ सर्टेन सेक्शंस हैं हमारी सोसाइटी के जिन्हें मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी कहते हैं। इन्हें ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेंचुरीज से हमारी सोसाइटी में रह रहे हैं, पर इनके जो अधिकार हैं, जो इनके राइट्स हैं, इनको दबा दिया जाता है। शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स या फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं, ये सभी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी में, हमारी इंडियन सोसाइटी के मार्जिनलाइज कम्युनिटी के अंडर आते हैं। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है हमारा, वो गारंटी करता है इनके कुछ राइट टू इक्वालिटी टू ऑल द सिटीजन्स। जैसे कि हमने राइट्स के बारे में पढ़ा था, हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में, तो इसी के अंडर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इनको कुछ प्रोविजंस प्रोवाइड करता है ताकि इनका अपलिफ्टमेंट अच्छे से हो सके मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ का। अब इसका नंबर 1 पर जो प्रोविज़न है वो ये आता है कि आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए बोलता है कि जो कि हमारी एक सामाजिक बुराई चली आ रही है। बहुत सारे हमारी सोसाइटी के ऐसे सेक्शन थे जो कि सेंचुरी से, सदियों से ये सब अनटचेबिलिटी का करते हुए आ रहे थे कि बैकवर्ड कास्ट के लोगों के साथ में। तो आज की अगर हम टाइम के लिए बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ को एक ऑफेंस माना गया है। एंड सेकेंड जो प्रोविज़न है वो ये है कि आर्टिकल 15 एंड 46 में कुछ स्पेशल प्रोविज़न बनाए गए हैं इनके इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल इंटरेस्ट को लेकर के, ताकि जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और जो अदर बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं वो उनका एक्सप्लॉयटेशन किसी भी फॉर्म में ना हो। एंड जो नंबर 3 जो लास्ट जो प्रोविज़न है वो ये है कि आर्टिकल 275 प्रोवाइड करता है इनको फाइनेंशियल एड। फाइनेंशियल एड इस तरीके से करता है, अगर वो कुछ अपने शुरुआती प्रोजेक्ट्स को अगर वो करना चाहते हैं अपने जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, इनके लिए अगर हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो भी करती है उनके वेलफेयर के लिए अगर प्रोग्राम करती है या फिर वो अपने लिए कुछ करते हैं तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो उनको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करती है। अब इसके लिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न्स हैं वो अच्छे से वर्क करे, इसके लिए कुछ स्टेप्स लिए गए हैं। जो स्टेप्स हैं ये 5 स्टेप्स आ जाते हैं इसमें। नंबर 1 पर आता है रिजर्वेशन। गवर्नमेंट जॉब में कुछ रिजर्वेशन दी गई हैं मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के लिए। 15% आती है शेड्यूल कास्ट के लिए, 7.5 शेड्यूल ट्राइब्स के लिए एंड 27% ओबीसी के लिए, दैट मीन्स अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए। नंबर 2 पर आता है लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली में भी इनके लिए कुछ सीट्स को रिजर्व किया गया है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। एंड जो नंबर 3 पर है वो ये है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं या फिर हायर लर्निंग के जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर भी इनको कुछ सीट्स रिजर्वेशन दिया गया है। नंबर 4 पर है स्कॉलरशिप प्रोविज़न है इनके लिए, गारंटी जो कोचिंग्स हैं वो ग्रांटिंग की गई है इनके लिए जो स्टूडेंट्स हैं, ताकि वो अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकें। एंड नंबर 5 पे जो कि सबसे लास्ट में आता है वो ये है कि जो वोकेशनल ट्रेनिंग होती है, वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज़ हैं वो ट्राइबल एरियाज़ में लॉन्च किए जाएँ और लॉन्च हो भी रहे हैं। तो इस तरह से ही आज आपका जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड नीड फॉर लॉज का, जिसमें हमने जाना कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में हमने जाना, फंडामेंटल राइट्स के बारे में एंड ड्यूटीज़ ऑल्सो एंड रूल ऑफ लॉ के बारे में। तो आज का ये आपका टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे विद अ नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।